दोस्तों, इस बिटिया के नाम कांस्य पदक और स्वर्ण पदक दर्जनों में हैं जिन्हें आप देख रहे हैं। यह बहादुर बिटिया राइफल भी चलाती है, यानी जो काम बड़े बड़े फौजी नहीं कर पाएंगे वह बिटिया करती है। लाइसेंस भी जारी है और राष्ट्रीय निशानेबाज की उस प्रतियोगिता में इन्हें महारत हासिल है। कई बार इन्होंने नेशनल खेला है, चैंपियन भी रही हैं 2010 से 2013 तक। लेकिन वाह रे देश और वाह रे लोग, वाह रे हमारे देश का कानून। डींग चाहे जितनी भी हाँकी जाए, आप प्रशस्तिवाच करते रहें, लेकिन महिला उत्पीड़न कम नहीं हो रहा है। किस तरह से महिलाओं का शोषण होगा, उत्पीड़न होगा, उन्हें विविध तरीके से परेशान किया जाएगा। मानसिक उत्पीड़न से लेकर शारीरिक उत्पीड़न होगा। आज हम इस बिटिया के साथ वार्ता करेंगे। हैं अनीसा चटर्जी, वाराणसी में इनका जन्म हुआ है, मूल इनका पश्चिम बंगाल में रहा और राष्ट्रीय निशानेबाजी के चैंपियनशिप में इन्होंने प्रतिभाग किया और गोल्ड मेडल ले आई। फिर इनका चयन होता है एनसीसी के सी सर्टिफिकेट और तमाम गेम के आधार पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सुरक्षा सैनिक के रूप में। 1 जून 2018 में इनका चयन होता है। बाद में क्या क्या हुआ और किस तरह से लड़ाई लड़ रही हैं, देश को हुआ क्या है, बड़े बड़े लोग करते क्या हैं, भारी भरकम जिनको वेतन मिल रहा है, जो बड़े बड़े सेमिनार में जाएंगे और भाषण करेंगे, चरित्र के रूप में अगर चारित्रिक मामलों में दे दिया जाए, उत्पीड़न के मामले में दे दिया जाए, ह्यूमन राइट का टॉपिक दे दिया जाए, घंटों बोलेंगे, विसिल मारी जाएगी तब भी नहीं हटेंगे लाउडर छोड़ करके। कुछ ऐसे ही लोगों की पोल खुलेगी इस वीडियो में। अनीसा, हमारे YouTube चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय में बहुत बहुत स्वागत है। बेटा, क्या हुआ, कैसे? इतना तो आ गया कि आपका चयन हुआ, इस आधार पर एनसीसी का सी सर्टिफिकेट और पूरे देश में आपने गेम किया और निशानेबाजी में आपने देश का नाम रोशन किया। बड़े बड़े पुरस्कार मिले यहाँ, तमाम उस तरह का है, दिखाएंगे तो समय लगेगा। बड़े बड़े पुरस्कार क्या डीएम और क्या सब ने इन्हें सम्मानित किया। मैं दिखा देता हूँ ऐसे करके एक बार। फिर मैं आता हूं कि अनीसा का उत्पीड़न किन अर्थों में हो रहा है, कैसे कैसे आप देखते जाइए। यह प्रादेशिक स्तर से लेकर के और राष्ट्रीय स्तर के इनके यह कुछ बड़ी बड़ी प्रतिभाओं ने इन्हें सम्मानित किया है। आप देख रहे हैं, इसमें डीएम हैं, कमिश्नर हैं, मिनिस्टर हैं। यह बड़े बड़े समाचार पत्रों की कटिंग है जिसमें जलवा बिखेरा, इन्होंने देश स्तर पर नाम रोशन किया। यह सब सारी चीज़ें हैं और इसमें एनसीसी का सर्टिफिकेट है और सबके आधार पर यह देखिए राष्ट्रीय कैडेट कोर, यह इसमें सी सर्टिफिकेट है। आप इस पर एक बार देख सकते हैं। यह छोटा नहीं है, कैंप करेंगे तो ए सर्टिफिकेट मिलेगा, 10 दिन के कैंप में जाएंगे तो वहाँ बी सर्टिफिकेट मिलेगा और सी सर्टिफिकेट तो आसान बात नहीं है। अनीसा बिटिया, क्या हुआ, कैसे इन लोगों ने, देखिए बी सर्टिफिकेट है, उसके बाद ए बी सी तीनों सर्टिफिकेट इनके हैं। आपको की नियुक्ति हुई जी? नियुक्ति 47 लोगों की हुई महिला में, लगभग 1200 हैं सुरक्षाकर्मी, भूतपूर्व सैनिक हैं और उसमें अन्य लोगों को भी रखा गया है। तो 47 महिला और सुरक्षा कर्मियों को रखा गया। क्या हुआ, दिक्कत आ गई, कहाँ से परेशानी पैदा हुई? सर, ऐसा है ना कि ये जो नियुक्ति थी इसमें मानदंड जो था, क्राइटेरिया बना हुआ था इनके टेंडर के हिसाब से, विश्वविद्यालय के टेंडर के हिसाब से। इसमें एनसीसी सर्टिफिकेट या स्काउट गाइड होना आवश्यक था। और पहले इन्होंने घोषणा की थी कि ये भूतपूर्व सैनिक की जो विधवाएं हैं, खास करके युद्ध में जो सैनिक मारे गए उनकी पत्नियां हैं, उनकी नियुक्ति हुई। तत्पश्चात इन्होंने स्पोर्ट्स पर्सनल की घोषणा की थी, जिसके तहत मैं इनके पास गई और मेरी इंटरव्यू हुई, मेरी दौड़ हुआ, फिजिकल हुआ। इसके बाद मुझे नियुक्ति हुई तो दौड़ और फिजिकल भी हुआ इसमें? जी, अच्छा। दौड़ और फिजिकल हुआ है। तो सर, नियुक्ति के पहले तक पता था कि 8 घंटे की ड्यूटी होती है सामान्यतः, 8 घंटे, या कहीं प्राइवेट संस्था में भी 9 घंटे तक की ही ड्यूटी ली जा सकती है और महिलाओं से तो 8 घंटे की। लेकिन जाने के बाद वहाँ पर घोषणा की जाती है कि आपको 12 घंटे ड्यूटी करनी है।
तो थोड़ा अचंभित होती हूँ। लेकिन प्रदेश के में मैंने 2010 से 2013 तक लगातार गोल्ड मेडल लिया और इतना सब कुछ, और राष्ट्रीय कई प्रतियोगिताओं खेला मैंने, इंटर यूनिवर्सिटी भी खेला। खेलने के बाद भी प्रदेश सरकार ने कह तो दिया कि नौकरी दी जाएगी, सिर्फ ये घोषणा थी। अच्छा बेटा, थोड़ा सा रोकूंगा, जैसे राइफल चलाती हो जी जी, तो कैसे, जैसे यह सब आया कैसे मन में कि ऐसे करना चाहिए? सर मैंने उत्साह बढ़ाया? मैंने उत्साह बढ़ाया एक्चुअली, मैं एनसीसी में थी, तो एनसीसी में ये फिजिकल और साथ में राइफल शूटिंग, जिससे मुझे शूटिंग के प्रति रुझान हुई। फिर मैंने एनसीसी पास आउट हुई, फिर बनारस में एक बनारस राइफल क्लब है, तो वहाँ उसकी मेंबर भी हो आप? जी, मैं वहाँ की मेंबर हूँ। तो वहाँ हमने जो है कि खेला। वहाँ पहले मैं महिला में ही प्रतिभागी थी, एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागी थी और एक मैं, 2 ही महिला प्रतिभागी थी। तो अच्छा प्रदर्शन होता गया, धीरे धीरे रुझान बढ़ता गया। मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ, लेकिन मेरे माता पिता ने इस रुझान और इस प्रदर्शन को देखते हुए काफ़ी, ये बहुत ही खर्चीला है और खर्चीला गेम है, लेकिन फिर भी हमें प्रदेश सरकार की तरफ से या फिर जिला की तरफ से कोई भी मदद इसमें नहीं, मतलब लोगों ने प्रशस्ति किया लोगों ने, वाह बिटिया, ये देश की गौरव है, इतना ही हुआ। हमें या किसी भी खिलाड़ी को इस खेल में कोई भी वहाँ से हमें आर्थिक तौर पर कोई मदद नहीं मिली थी, यहाँ तक कि खेल के लिए भी। फिर भी हम लोगों ने अपने घर से, जो भी हमारे माता पिता ने एक जोश देखते हुए नाम को आगे बढ़ाने के लिए और देश के लिए जो भी सोचा, और उन्होंने हमारे पीछे जो भी आर्थिक तौर पर, ये बहुत खर्चीला गेम है, फिर भी हमने खेला और खेलते हुए हमारे धीरे धीरे प्रदर्शन अच्छे भी रहे। सरकार तो नौकरी की घोषणा करती है कि नौकरी दी जाएगी और नौकरी होगी, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ कागजी बातें हैं। और आप चलो बेटा, आपकी नियुक्ति हो गई, इसमें सुरक्षा, महिला सुरक्षा, सैनिक के तौर पर यह पद नाम है, महिला सुरक्षा सैनिक। 47 लोग हैं और इसमें आपके चयन का आधार यह रहा। दिक्कत कहाँ से पैदा हुई? दिक्कत ये कि पहले तो 8 घंटे की ड्यूटी थी, कहा गया था 8 घंटे, लेकिन 12 घंटे लिया गया। फिर भी अब आर्थिक स्थितियां इतनी, खेलने के बाद भी नौकरी न मिल पाना और बेरोजगारी, चलो मजबूरी में आपने नौकरी फिर भी किया। हमने पूछा भी कई 2 बार कि 8 घंटे की ड्यूटी आप 12 घंटे ऑन पेपर वर्क आप 8 घंटे। बेटा एक चीज बताओ, मैंने जो देखा है उसमें यह है कि ड्यूटी महिलाओं के, जैसे महिलाओं का हॉस्टल, महिला जो महाविद्यालय है, ड्यूटी वहाँ लगेगी, तो क्या वही लगाते थे अथवा पुरुषों के साथ भी लगाते थे क्या? नहीं, ऐसा है ना, कहा तो यही गया था, इंटरव्यू के वक्त भी यही कहा गया था, और इन्होंने जो पेपर में उद्घोषणा किया था वो भी यही कहा गया था। लेकिन ये मेरे साथ मतलब हुआ क्या कि सावन का महीना चल रहा था, तो पुराने विश्वनाथ मंदिर और नए विश्वनाथ मंदिर में बहुत भीड़ होती है। तो बॉटनी चौराहे में, जस्ट मंदबिटी के पहले बॉटनी चौराहे पे हमारी ड्यूटी लगाई गई 12 घंटे। तो 12 घंटे की हमारी ड्यूटी पुरुषों के साथ लगाई गई, जहां हमें महिला का कोई भी रिलीफ पर नहीं दिया गया, जिससे सड़क पर खड़े होने की वजह से मुझे यहाँ तक कि 12 घंटे में से वहाँ पर इतनी शोषण है कि आप 1 सेकंड भी वहाँ से नहीं हट सकते। अगर आप 1 सेकंड भी हटे तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाता है, कोई ना कोई आरोप लगा के निकाल। ड्यूटी कहाँ लगाई गई? बॉटनी चौराहा। बॉटनी चौराहा के पास कोई मौलिक सुविधाएं हैं क्या? जैसे महिलाओं के लिए अगर जाना हो, कपड़ा चेंज करना हो, कहीं मौलिक सुविधाओं के लिए जाना हो? मौलिक सुविधाएं तो बॉटनी चौराहे के पास नहीं है। हाँ, विश्वनाथ मंदिर के पास जाने के पहले सुलभ कॉम्प्लेक्स है। तो चूंकि अब ड्यूटी लगाई गई, तो जो हमें कोई रिलीवर दिया जाएगा, क्योंकि आने वाली महिलाओं के भीड़ को नियंत्रित करना था, तो रिलीवर नहीं दिया गया। हमने रिक्वेस्ट भी किया तो कहा कि और हमें कोई कुर्सी भी नहीं दी गई बैठने के लिए। 12 घंटा हम खड़े खड़े ड्यूटी किए। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा मैंने अपने अधिकारियों को सूचित मैं रोकता हूँ। अभी मैंने भूतपूर्व सैनिकों का किया था, मैंने उनसे पूछा तो वो लोग कुर्सी लेकर के आते हैं, कहीं रख देते हैं। एक को तो मैंने देखा कि कैरियर पर बांध करके। यह सैनिकों की स्थिति है और मौलिक सुविधाओं का घोर अभाव है। अगर देखा जाए तो जो इनका जो चीफ प्राक्टर कार्यालय है वहाँ गेट पर और भीटी विश्वनाथ मंदिर को छोड़कर मौलिक सुविधाएं भी कहीं नहीं है। जी। खड़ा होकर ही लोग लघु शंका करते हैं, और यही है, कहीं नहीं है। जी। पेयजल के लिए भी नहीं है, नाश्ता वास्ता भी नहीं मिलता है कुछ। जी, कोई सुविधा नहीं। मतलब 12 घंटे आप रहिए जी, 12 घंटे आप निकल के जा ही नहीं सकते। चलो बेटा, दिक्कत अब फिर उसी विषय पर आता हूँ, कहाँ से दिक्कत हुई?
फिर हमारी ड्यूटी क्यों इन लोगों ने टारगेट किया आपको? फिर हमारी ड्यूटी मुख्य आरक्षक अधिकारी कार्यालय में लगाई गई। हाँ। जहां हमें 12 घंटे मेन गेट पर खड़ा करके ड्यूटी करवाया गया, मुख्य आरक्षक अधिकारी के कार्यालय के गेट पर। और हमें जो है कि शौचालय उपयोग करना था 12 घंटे में। हाँ। और हमने जब हमारी जो महिला सुपरवाइजर संध्या पांडे हैं, उनकी मानसिकता कैसी है एक महिला होके, ये मैं अभी तक मतलब मैं उस चीज़ को सोच रही हूँ तो मैं कांप उठती हूँ कि उन्होंने दरवाज़ा लॉक करके, ताला लॉक करके गई। और जब मैंने पूछा वहाँ पे नीचे मुंशी ऑफिस से और महिला सुपरवाइजर से भी कि मैं कहाँ शौचालय का उपयोग करूँ, तो उन्होंने कहा कि पुरुष वहाँ पे लाइन बनी हुई है पुरुषों के रहने के लिए, क्योंकि बाहर के कुछ सैनिक भी, भूतपूर्व सैनिक भी कार्यरत हैं, तो उनके लिए लाइन बनाई गई है, उसका उपयोग करो। तो वो हमारे लिए एक असहनीय था कि मैं पुरुषों के बीच में जाना। और इसी तरह धीरे धीरे उत्पीड़न होता गया मेरा। फिर हमने 12 घंटे हम वर्दी को पहनते हैं, तो गर्मी में जो है 12 घंटे वर्दी को पहनना ही एक कष्टकारी है। और साथ में उस वर्दी को पहन के घर तक जाना, तो कई सारी चीज़ें होती हैं। तो मैंने उस वर्दी को बदलने के लिए, चूँकि हमारी भूतपूर्व चीफ प्राक्टर रोयना सिंह ने चेंजिंग रूम तो बनाया था, लेकिन चेंजिंग रूम में वहाँ की सुरक्षा अधिकारी संध्या पांडे और अरुण सिंह सुरक्षा निरीक्षक द्वारा कब्जा किया हुआ रहता है, ताला चाबी लॉक करके रखते हैं। तो हमने चेंज करने के लिए वर्दी की बात भी पूछी, तो उन्होंने कहा कि सबके सामने, पुरुषों के सामने चेंज करना है या कैसे चेंज करना है ये आप जानो, लेकिन आपको जो है कि यहाँ पर चेंज नहीं चेंज अलग से कि नहीं, चेंजिंग रूम बना हुआ है महिलाओं के लिए, लेकिन चेंज करने नहीं दिया। ये मैं ही नहीं, 1-2 महिलाओं ने और शिकायत की थी मौके तो इस पर इन लोगों ने जैसे यह कहा कि इनको, और साथ में मुझे कई बार ऐसा कहा जाता था कि चूँकि यहाँ पर जो मानक था, मानक के विपरीत महिलाएं भर्ती हैं, जिनके पास योग्यता, कई के पास तो शिक्षा शैक्षिक योग्यता भी नहीं है। और साथ में जो एनसीसी और स्काउट मांगा गया है, लगभग 34-35 महिलाएं फर्जी कागजातों से भर्ती। तो इसमें कुछ भूतपूर्व सैनिकों की 9 भूतपूर्व कारगिल में जो घायल हुए हैं उनकी भी जी। तो ये जो है कि वो मुझे कई बार ये जो मानक को संपूर्ण पूरा न करता हो, तो उनसे आर्थिक लाभ किसी तरह से लिया गया है, तो जिसके वजह से मुझे ताने दिए जाते थे। मैंने कोई भी आर्थिक उपलब्ध नहीं कराया है। चलो बेटा, लिखा पढ़ी कहाँ इन्होंने कब निकाला? सर, मैं एक बार कहना चाहूँगी कि और भी मुझे कई तरह से ये कहा गया कि जहाँ भी जाने के लिए कहूँगी, महिला सुपरवाइजर संध्या पांडे और अरुण सिंह द्वारा कहा जाता था, जहाँ जाने के लिए कहा जाएगा वहाँ जाना पड़ेगा, जो करने के लिए कहा जाएगा वो करना पड़ेगा। तो ये मेरे सवाल उठे मन में, और मैंने ये पूछा भी कि ऑफिशियल आप मुझे कहाँ जाने के लिए, नहीं तो ऑफिशियल नहीं, अनऑफिशियल, जिसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि वो अनैतिक भी, चूँकि महिलाओं के अंदर कुछ ऐसी खामियां हैं जिसको अनैतिकता, महिलाओं का शोषण करके भी, चाहे वो शारीरिक शोषण या आर्थिक शोषण, मजबूरी में लोग करते हैं। जी, उसको उपलब्ध कराया जाता है, महिला की मजबूरी का उपलब्ध कराया जाता है। मुझे भी कई बार इस तरह की बातें कही गई, जिसका मैंने भरपूर विरोध किया। और मैंने अपने मुख्य आरक्षण अधिकारी श्री OP राय जी को मैंने पत्र के से जो है कि इस तमाम तरह की जो उत्पीड़न है उसकी मैंने शिकायत भी रखी। एक मैंने क्लिप भी देखा है जो वह डांट रहे हैं और कह रहे हैं कि चाहे जी। एक बार उसको आप है मोबाइल में? जी। देखिए, हम बताते चले दोस्तों, बहुत चीज़ें नहीं कह पा रही हैं अनीसा, और जो चीज़ें होती हैं ये है, इस समय चीफ प्राक्टर हैं प्रोफेसर OP राय, वह डांट रहे हैं और मैंने सुना है उसको, एक बार सुनाने का प्रयास करता हूँ। तेज करो। कट गया क्या? मैं ज़्यादा सुनना नहीं चाहता हूँ। तुमको ये भ्रम है कि तुम बहुत हमारा परिचय है और तुमको हटा नहीं सकता है, ठीक है ना? मैं तुमको हटा के दिखाऊंगा, ठीक? जहाँ तुम्हें करना हो करके देख लेना, ठीक? या तो मैं चीफ डॉक्टर रहूँगा या तो यहाँ काम करूँगी, दोनों में से कोई एक होगा। Got it? समझ आ गई ना? अब जहाँ तुम्हें करना हो कर लो, जहाँ तुम्हें इच्छा करके देख लो, मैं देखता हूँ तुम कैसे रहते। जाओ, गो, चलो, जिसको जो करना करके देख लो, जाओ।
आपने सुना होगा, ये है प्रोफेसर ओपी राय, कह रहे हैं जहाँ जाना हो जा करके देख लेना और मैं तुम्हें ड्यूटी नहीं करने दूंगा। जी, या तो मैं चीफ के कुर्सी पर रहूंगा हाँ, या तुम नौकरी पर ये है ओपी राय साहब। मुझे नहीं पता कि, लेकिन इतना पता तो हो गया कि आप कैसे इंसान हो। इस तरह से महिलाओं से, अपने सुरक्षाकर्मी से, अपने अधीनस्थ से इस तरह से वार्ता नहीं करते हैं। आप ऐसे डांट रहे हैं, ऐसे लग रहा हो कि गुलामी के दिनों में भी कभी इस तरह का व्यवहार गुलाम के साथ भी नहीं होता रहा होगा। उसके बाद आपने लिखा पढ़ी किया? जी, मैंने जो भी उत्पीड़न होता था उसकी शिकायत की, तो इससे कुछ उनका मेरे प्रति जो है कि क्या कह सकते हैं कि बहुत गुस्सा था। बहुत ही कि उत्पीड़न की शिकायत की है, अपने साथ हो रहे जो कुछ चीज़ें मैं लिख नहीं सकती, जो मैंने मौखिक तौर पर ओपी राय साहब को बताई, जो मुझे मतलब भेजने और कहने की बातें कि जहाँ जाना पड़ेगा वहाँ कहना, तो वो सारी मैंने बातें बताई। उसके बाद 13 दिसंबर सर 2019 को मैं 12 दिसंबर 2019 को काफ़ी बारिश हुई थी बनारस में, तो 13 दिसंबर 2019 को हम घर से ड्यूटी के लिए निकले। तो हमें महिलाओं के हर महीने होने वाली समस्या, कोई बात नहीं बेटा, हाँ, हम तो खुल के चर्चा करते हैं, जी, मासिक धर्म की समस्या, हाँ, समस्या उत्पन्न हुई। हाँ, तो चूंकि हमारी ड्यूटी 8 घंटे, निर्धारित 8 घंटे, जो एक सरकार की नियमावली के विपरीत 12 घंटे ड्यूटी ली जाती है, तो उस ड्यूटी के दौरान हमें कहीं आने जाने की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। और चूंकि हमें वर्दी में रहना पड़ता है, तो कुछ चीज़ें मैं खुल के नहीं बता सकती, लेकिन मुझे ऐसी समस्या उत्पन्न हुई। तो हमने हमारी जो महिला, उनको एक महिला कहूँ या एक क्रूर अत्याचारी महिला, एक महिला होने के बावजूद भी उन्हें एक महिला की जो समस्या या उनके दुख दर्द का कोई ज्ञान ही नहीं है। फोन किया उनको कि बताया? जी, मैंने उन्हें फ़ोन किया। हाँ। मैं घर से निकली गाड़ी लेके, संध्या पांडे जी को फ़ोन किया मैंने, तो उन्होंने मेरा फ़ोन रिसीव नहीं किया 3-4 घंटे के बाद। फिर मैंने वहाँ मुंशी भगवान सिंह जी को कॉल किया, और कॉल करके, चूँकि मैं एक महिला हूँ तो एक पुरुष को ये बातें नहीं बताई जा सकती, तो मैंने उनसे कहा कि सर पानी बरस रहा था रात भर और सड़कों पे पानी लगा हुआ है और मुझे आने में इस तरह से विलम्ब हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप 5-10 मिनट की बात है बेटा, आप आओ लेट, कोई बात नहीं है। फिर जैसे ही मैं ऑफिस में पहुंचती हूँ, महिला सुरक्षा का जो ऑफिस है, जो चेंजिंग रूम है, उसको ऑफिस बना दिया गया है, तो संध्या पांडे बैठी है। मेरे जस्ट पहले एक महिला और पहुंचती हैं, तो उनको हाजिरी दस्तखत जो होता है हाजिरी अटेंडेंस रजिस्टर में, उनको हाँ करवा। जैसे ही मैं 7 बज के निर्धारित 7 बजे से 7 बजे तक की शाम की ड्यूटी है, सुबह 7 से शाम 7 तक की, लेकिन मैं 7:20 पर पहुंचती हूँ। 7:10-15 तक आ सकते हैं, आना जाना अटेंडेंस लगा रहता है। मैं पहुंचती हूँ तो उन्होंने कहा कि आप लेट आई हैं और आज आपको ड्यूटी नहीं दी जाएगी। तो मैंने बताने की कोशिश की कि मैडम मेरी समस्या सुन लीजिए कि मैं क्यों लेट आई हूँ। तो मैंने बताया भी, तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि आप इसको एक सादा कागज़ में लिख के दीजिए। तो मैंने अधिकारी के नाम से दीजिए, जो कि हमारे अधिकारी सारे पुरुष हैं। तो मैंने, फिर भी मुझे बहुत ही संकोच महसूस हुआ, फिर भी मैं ऑफिस में गई, मुंशी ऑफिस, और एक सादा कागज़ लिया और उस पर सारी अपनी यथास्थिति लिख दी। और लिखने के बाद उन्होंने, जब मैं उनके पास आई, तो वो महिला होने के नाते उनको हमारी जो सुपरवाइज़र बनाया गया, बट उन्होंने हमें एक पुरुष सुरक्षा निरीक्षक अरुण सिंह के पास भेजा। मैं उनके पास गई और उन्होंने कहा कि क्या बात है, तो मैंने वो कागज़ उन्हें दिया। तो मैंने कहा कि सर ऐसा है कि मैं बता नहीं सकती कि क्या बात है। तो वहाँ एक भद्र पुरुष सुपरवाइज़र बैठे थे, उन्होंने कहा कि ठीक है। उन्होंने सारी चीज़ों को भाप लिया, तो उन्होंने कहा कि इसको एक लिफाफे में आप बंद करके दे दीजिए, अधिकारी तक पहुँच जाएगा। फिर भी सर मैंने जैसे ही देने की कोशिश की, तो सुरक्षा निरीक्षक अरुण सिंह ने हाथ से मेरे वो कागज़ छीन लिया, और हमारी महिला सुपरवाइजर संध्या पांडे दौड़ते हुए आई और उन्होंने कहा कि तुम्हें सारे पुरुषों के, तुम लेट आई हो, तुम्हें सारे पुरुषों के सामने बताना पड़ेगा कि तुम्हारी क्या ऐसी वजह है कि तुम लेट आई हो। मैंने उनसे बहुत मिन्नतें की, बहुत गिड़गिड़ाया कि मैं कैसे ये सारी बातें, बोला नहीं बताना पड़ेगा। और कम से कम 15-20 की संख्या में सुरक्षा सैनिक वहाँ मौजूद थे, जिनके सामने मुझे अपने ऐसी निजी बातें, जो मैं शायद अपने घर में भाई या पिता से भी शेयर नहीं कर सकती, ये हर एक महिला की समस्या है, तो शेयर नहीं कर सकती, फिर भी मुझे वो सारी स्थिति कि मुझे पीरियड आया था और मैं एक मेडिकल स्टोर गई थी, मुझे 12 घंटे ड्यूटी करनी है, और मुझे ये सारी बातें बतानी पड़ी।
और मुझे बहुत मानसिक पीड़ा हुई। और उसका समग्र जो भी मैं बता रही थी, मेरा ध्यान अचानक अरुण सिंह सुरक्षा निरीक्षक पर गया। वो सारी अपने मोबाइल से सारी चीज़ की वीडियो बना रहे थे। जब इस वीडियो बनाते हुए मेरा ध्यान गया तो फिर मैंने इसका विरोध किया। हमने कहा कि बिना परमिशन के आप मेरी फ़ोटो भी नहीं ले सकते। एक तो मुझे पुरुषों के सामने, समग्र पुरुषों के सामने ये बताने के लिए आपने मुझे बाध्य किया, और बाध्य करने के बाद इसका आप मुझे वीडियो बना रहे हैं। तो उन्होंने जो है कि बोला कि हाँ, तुम्हें जो करना है वो कर लो और देखता हूँ कि कैसे नौकरी करती हो। फिर सर मैंने कहा कि मुझे चीफ प्रॉक्टर ओपी राय जी से मिलना है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, जाओ शाम को मुलाकात, मतलब मिलने नहीं दिया जाएगा, शाम को मुलाकात करना। तो सर मुझे बहुत मानसिक पीड़ा, मतलब ऐसी मानसिक प्रताड़ना मैंने कभी नहीं झेली थी। मैंने अपने बनारस ज़िले से हमेशा सम्मान ही पाया, और मैं खिलाड़ी हूँ, और खिलाड़ी होने के नाते जो फिजिकल वर्क होता है, जो एक्सरसाइजेज होते हैं, मैंने पुरुषों के बीच में और लड़कों के साथ किया। लेकिन ऐसी संकोच पूर्ण व्यवहार मेरे साथ कभी नहीं हुआ था। फिर भी मैं वहाँ से निकली, मैं बहुत डिप्रेशन में आ गई थी, मैं बहुत मानसिक पीड़ा में आ गई थी। और मैं आई और मैं त्रिवेणी बैरियर के पास पहुंची ऑफिस से निकल के। मुझे उस दिन ड्यूटी भी नहीं दिया गया और मेरे हाथ से वो एप्लीकेशन का पेपर भी ले लिया गया। फिर मैं पहुंची और मैंने वहीं से खड़े होके कुलपति जी के पीए श्री पिल्लई जी को फ़ोन लगाया, और फ़ोन लगा के समग्र घटना की जानकारी दी, और उनसे ये भी कहा कि जिन लड़कियों के लिए सुरक्षा, जिन लड़कियों की, छात्राओं की सुरक्षा के लिए हमें रखा गया है, और उनकी सुरक्षा लेने के लिए हम हैं, और हमारी ही सुरक्षा हमारे ऑफिस में नहीं है, हमारा गैरकानूनी तरीके से वीडियो बनाया जाता है, ऐसी घटना हमारे साथ की जाती है, और ये क्या है सर। तो उन्होंने कहा कि हमें आश्वासन दिया कि मैं ओपी राय जी से, चीफ प्रॉक्टर से इस बारे में जानकारी एकत्रित करता हूँ। और हमारी भूतपूर्व जब हमारी भर्ती हुई थी तो प्रोफेसर रोयना सिंह महिला जो है चीफ प्रॉक्टर थी। तो मैंने मतलब बहुत दुखी हो चुकी थी मैं, एक महिला होने के नाते। वहाँ कोई महिला अधिकारी मुझे नहीं मिली, और वो वुमेन गृभान सेल की हेड भी है प्रोफेसर रोयना सिंह, और खेल को भी काफ़ी ज़्यादा खेल प्रेमी हैं। तो मैंने उनको सारी घटना फ़ोन द्वारा सूचित की। तो सूचित करने के बाद उन्होंने कहा कि ऐसा है बेटा, मुझे ये पता नहीं था। मैंने उनसे ये सवाल किया कि मैडम, महिला की भर्ती आपने किया था, तो महिला के लिए एक चेंजिंग रूम या जो भी महिला के लिए व्यवस्था होना चाहिए, आप एक महिला होने के नाते आपके साथ इस तरह की जो शारीरिक प्रक्रिया। लेकिन उस समय वह चीफ प्रॉक्टर नहीं थी, चीफ प्रॉक्टर पद पर नहीं। चलो बेटा, यह एक मैं देख रहा हूँ, यह काशी हिंदू विश्वविद्यालय सरसुंदरलाल चिकित्सालय का, यह क्या है, कब ऐसे आपको सर हुआ था? तो मैंने उनसे ये बात की। तो बात करने के बाद मैंने ये कहा कि एक महिला होने के नाते आप जो है कि आपने क्यों कोई नियमावली तय नहीं की, क्योंकि ये सारी चीज़ें होती है सेनेट। तो उन्होंने कहा कि बेटा, मुझे ये पता नहीं था, शाम को मैं इंदौर से आई हूँ और मैं तुमसे भेंट करती हूँ, शाम को मेरे हॉस्टल पर आ जाना। ये बहुत ही निंदनीय घटना है, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया। और सर मैं ये कहते हुए मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई, और मुझे बहुत बड़ा शौक लगा इस चीज़ का, और मैं वहीं पर बेहोश होकर गिर गई। उसके बाद की सर मुझे पता नहीं, मेरी महिला जो त्रिवेणी हॉस्टल में कुछ महिला सैनिक ने मुझे बताया, जो मुझे वहाँ से ले गई। गाड़ी आई थी हमारी ब्रेवो गाड़ी, जो कैंपस में चक्रमण करती है, वो गाड़ी आई थी, और वो हमें उठा के सर सुंदरलाल के इमरजेंसी में भर्ती करवाई। तो जब हमें होश आया तो सर मैं ऑक्सीजन में थी, मास्क लगा हुआ था, और मैं बहुत ही दवा वगैरह चल रही थी, और मैं बहुत कमज़ोर महसूस कर रही थी। और वहाँ पे हमारे कोई पदाधिकारी हमसे मिलने नहीं आए, सिर्फ हमारी कुछ महिला सैनिक ही थी, और हमारे मुंशी भगवान सिंह जी थे। और फिर शाम को सर लगभग 3:30-4 बजे वहाँ से हमें डिस्चार्ज करवा के त्रिवेणी हॉस्टल गाड़ी ही हमें छोड़ गई। फिर शाम को सर मैंने 5-5:30 बजे रोयना सिंह वुमेन गृभान सेल की हेड है, उनसे सारी स्थिति बताई अपनी। तो उन्होंने कहा कि बेटा, ऐसा है कि आप एक चिट्ठी जो है वुमेन गृभान सेल के नाम से अपनी जो समस्या हुई है वो लिख के दे दीजिए, आपको न्याय जरूर होगा। ये बहुत ही निंदनीय घटना है हमारे विश्वविद्यालय के अंदर। फिर सर 7 बजे के लमसम चीफ प्रॉक्टर महोदय आए, और मैं उनसे मिलने के लिए गई ओपी राय जी से। तो मिलने के लिए गई, मेरे हाथ में डिप वगैरह सब लगा हुआ था, जो भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने की घटना थी। सेट पे भी अनाउंस हुआ था कि मैं भर्ती हुई हूँ, और ऐसी ऐसी स्थिति, गाड़ी गिर गई है, गाड़ी सेट पे अनाउंस होने। तो वहाँ गई, तो मैं वहाँ पर मुख्य सुरक्षा अधिकारी ओपी तिवारी जी थे, और
संभावना वहाँ पर चीफ प्रॉक्टर के पुत्र भी बैठे हुए थे और एक और प्रोक्टोरियल बोर्ड के सदस्य पदाधिकारी थे। तो उन्होंने मुझे सबके सामने ये पूछा कि क्या घटना हुई थी। तो मैं बहुत संकोचित थी, लेकिन फिर भी मैंने ये सारी, चूँकि मैं पत्र दे चुकी थी उनके नाम से, फिर भी मैंने सारी घटना आदि बताई थी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम बहुत पढ़ी लिखी हो और तुम बहुत खिलाड़ी हो और तुम अपनी बातें, यहाँ पर जो भी उत्पीड़न हो रहा है यहाँ ऐसे ही नौकरी करना पड़ेगा और तुम शिकायत कर सकते हो। चीफ प्रॉक्टर ने बोला? जी, चीफ प्रॉक्टर ने बोला, जिसके कुछ अंश मैंने मतलब उनकी दुर्भावनाएं और जो मुझे पहले से अंदेशा इस बात का था कि वहाँ पर कई बार शिकायत करने से भी न्याय नहीं मिला। और मैं ही नहीं, वहाँ पर भूतपूर्व सैनिक की जो विधवाएं हैं उनके साथ भी शोषण होता है और बहुत अत्याचार होता है। तो बेटा इसके बाद आपने लिखा पीएमओ से लेकर के कई जगह आपने लिखा, निकाला कभी इन लोगों ने, किस तारीख को? सर ये उन्होंने मुझे ये घटना की उसके बाद उन्होंने कहा, साफ उन्होंने कह दिया कि देखता हूँ कि तुम कैसे नौकरी करती हो। फिर भी दूसरे दिन सर मैं अपने निर्धारित समय के अनुसार ड्यूटी के लिए गई, लेकिन उन्होंने मुझे ड्यूटी, ऑफिस के कार्यालय के पदाधिकारियों ने मुझे ड्यूटी, अरुण सिंह, संध्या पांडे ने उनके निर्देशानुसार, ओपी राय जी के निर्देशानुसार ड्यूटी साइन नहीं करने दिया। तब मैंने 15 दिसंबर 2019 को एक पत्र कुलपति जी के नाम से सारी समस्या को लिखते हुए दिया, तो लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। 22 दिसंबर सन 2019 को हमें शाम को अचानक कंट्रोल रूम, जो चीफ प्रॉक्टर कार्यालय में कंट्रोल रूम बना है, उससे कॉल आता है कि आपको कल से ड्यूटी पर नहीं आना है, जिसकी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास मौजूद है। मैंने ये पूछा कि क्यों नहीं आना है, क्या कारण है निकालने का। तो उन्होंने बोला कि किसके निर्देश अनुसार आप ये बात कह रहे हैं, मेरे साथ तो उत्पीड़न हुआ है जिसका अभी तक मुझे कोई न्याय नहीं मिला। तो उन्होंने कहा कि ये सब बातें मुझे नहीं पता, लेकिन चीफ प्रॉक्टर ओपी राय का निर्देश है और उन्हीं के निर्देश अनुसार कंट्रोल रूम सारी निर्देश देता है, तो आप कल से ड्यूटी पर मत आइएगा। तो सर फिर 23 दिसंबर सन 2019 को मैंने एक लेटर जो है पोस्ट बाय पोस्ट द्वारा कुलपति जी को दिया। तो सर उसका जवाब क्या है? सर कोई जवाब की मुझे कोई अवगत नहीं करवाया गया जवाब के विषय में। चलिए अनीसा को मैं रोकता हूँ। अनीसा ने कुलपति को दिया, कई बार मैंने मिलने की कोशिश की लेकिन कुलपति महोदय से मिलने नहीं दिया गया। जी, यह वाराणसी संसदीय कार्यालय पर जाती है, वहाँ से यह पीएमओ का जो कार्यालय है वहाँ से कुलपति को लिखा जाता है, पत्रांक संख्या है, इस पर भी कोई कार्यवाही नहीं होती है। और जो मैं यह भी वहाँ से फिर दोबारा पत्र जाता है, इस पर भी कोई जिसमें उन्होंने अनुशासनहीन कहा। जी वाह वाह, ऐसा बोलने वाला चीफ प्रॉक्टर अनुशासन का पोषक हो सकता है। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा उनको निर्देशित किया जाता है कि दोषियों पर दंडात्मक कार्रवाई करते हुए इन्हें ड्यूटी ज्वाइन फिर यह सूचना के तहत मांग रही हैं कि हमारे पत्र पर क्या जी सर, मैं कहना चाहूँगी कि मुझे अनुशासनहीन कह दिया। जिस प्रदेश के लिए और जिस जिले के लिए मैंने इतनी मेहनत की, हाँ, कि मुझे कम से कम एक जिस प्रदेश से मुझे सम्मान दिया गया, जिस राष्ट्रीय स्तर पर मुझे सम्मानित किया गया और मुझे अनुशासनहीन कहा गया, ये मेरे चरित्र पर दाग था। मेरे साथ जो शोषण हुआ उसका न्याय तो मुझे मिला ही नहीं, अनुशासनहीन कहना एक मेरे चरित्र पर दाग था। तो उसके लिए मैंने ये सवाल पूछा कि मैं किस तरह से अनुशासनहीन हूँ। अगर मैं अनुशासनहीन हूँ तो आप मुझे बताएं, जिससे मैं अपने निजी जीवन में साथ ही साथ सामाजिक जीवन में उसकी सुधार कर सकूँ। देश की ऐसी बिटिया को अनुशासनहीन कहना और यह कहना कि देखता हूँ तुम नौकरी कैसे करती हो, इससे बड़ा अनुशासनहीनता और क्या हो सकती है। यह तमाम पत्र हैं, लिखते लिखते सूचना मांगते सूचना देने के लिए इन्होंने इनकार कर दिया, हम कोई सूचनाएं नहीं देंगे। और कुलपति से लेकर के और पीएमओ तक ये लिखती रह जाती हैं, कोई असर इसका नहीं होता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य महिला आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से लेकर के, और यह लगातार आप देख रहे हैं तमाम पत्र हैं। मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय इलाहाबाद। न्याय मिलेगा कैसे? गरीब आदमी जाएगा कैसे? यह शोषण और उत्पीड़न बंद कैसे होगा और कैसे ऐसे लोग न्याय पाएंगे? वीडियो लंबा हो रहा है, बहुत सी चीजें कहने के लिए हैं, इतना लिखा पड़ी। सिर्फ प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा मुझसे ये कहा गया कि आप मुकदमा दर्ज करवाइए,
तो सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जहाँ मुझे 13 दिसंबर सन 2019 से मुझे बिना किसी कारण के, बिना किसी नोटिस के मुझे ड्यूटी से मेरे साथ शोषण करके, चूँकि मैंने शोषण की शिकायत की अपने पदाधिकारियों से, अपने उच्चतम अधिकारियों से, मैं बाहर भी तभी तक नहीं गई थी। जिस महामना जी को इतना आदर्श मानती है पूरी देश, और उस महामना की बगिया में मेरे साथ ऐसा हुआ। और उसी के एक अंग BHU में ही स्थित 7 नेवल यूनिट NCC से मैंने बहुत अच्छे प्रदर्शन किए और मैंने C सर्टिफिकेट प्राप्त किया, और वहीं पर मेरा शोषण होता है, फिर भी मुझे कोई न्याय नहीं मिला। तो सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि 13 दिसंबर सन 2019 से जब इन्होंने मुझे बैठा रखा है, मुझे ना कोई वेतन है ना कोई स्थिति, ऐसी स्थिति में लॉकडाउन पीरियड में मेरी आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर हो चुकी है, पारिवारिक स्थिति, मैं परिवार का एकमात्र साधन हूँ, तो मेरे माता पिता का भरण पोषण की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। मैं अनीसा के समस्त मुकदमे का खर्च मैं कैसे उठा पाऊँ? जो भी इन्होंने लिखा पढ़ी किया है, अब तक जो व्यापक संघर्ष किया है, उसके आधार पर मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति से अनुरोध करना चाहूँगा कि इस मामले पर तत्काल हस्तक्षेप करें। इतने पंजीकृत डाक से भेजे गए पत्र और लिखा पढ़ी का आपके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है। और मैं कुलाधिपति से भी कहना चाहूँगा इस मामले में कि इस पर तत्काल नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और यह लोग माफ़ी मांगे, कुलपति को खेद प्रकाश करते हुए क्षमा याचना करना चाहिए। और जो यहाँ के मैंने कुलपति जी को सारी सूचना, चूंकि मुझे मिलने नहीं दिया गया, तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, हमने पूरा अवलोकन कर लिया है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी मैंने कुलपति जी को व्हाट्सएप के माध्यम से सारी सूचनाएं दिया, उनके जी व्हाट्सएप पर दिया। तो उसका उन्होंने साफ उन्होंने हर चीज को देखा भी सर, लेकिन देखने के बाद भी ये स्थिति है कि कुलपति महोदय कानून से ऊपर नहीं है, आपके ऊपर भी मानवाधिकार लागू होता है। चीफ प्राक्टर महोदय, अभी भी समय है, आप सुधर जाइए। मैं कोई धमकी नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आपको विनम्रता के साथ कह रहा हूँ। मेरी सारे भाषा थोड़ी कुलपति जी को दिए गए सारे व्हाट्सएप के माध्यम से सारी अपनी बातें कही अपनी। आप तत्काल देश की इस बहादुर बिटिया से माफ़ी मांगिए, इसको सेवा में लीजिए, और जो भी पुराना वेतन और अन्य सुविधाएं हैं वो सब बहाल करिए, 8 घंटे ड्यूटी लीजिए। ऐसे नहीं चलेगा। अभी भूतपूर्व सैनिकों के 500-500 रुपये काटे जा रहे थे, जिस पर हमने वीडियो किया था। प्रॉक्टोरियल बोर्ड के सदस्यों से भी मैंने कहा, श्री मेजर सुजीत सिंह जी और डॉक्टर रंजीत सिंह जी, उन्होंने मुझे जांच कमेटी बैठाने की आश्वासन तो दिया, लेकिन आज तक 9 महीने हो गए, ना कोई जांच कमेटी बैठाया। एक तरफ तो प्रदेश सरकार राज्य स्तर पर गोल्ड मेडल प्राप्त तथा राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के नाम से PWD द्वारा सड़कें बनवाने की घोषणा करती है, और एक तरफ हमारे साथ इस तरह का अत्याचार और शोषण। यह आपने देखा, देश की एक बिटिया के साथ इस तरह का व्यभिचार, इसको कहेंगे हम, व्यभिचार की व्यापक परिभाषा है, इस तरह का शोषण। मैंने भूतपूर्व खेल मंत्री श्री नीलकंठ तिवारी जी से अनुरोध किया, स्वयं मिलके कई बार अपनी समस्याएं बताई और अनुरोध किया, और मुख्यमंत्री जी और राज्यपाल जी से भी। नीलकंठ तो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन एक बड़े नीलकंठ यहाँ बैठे हुए हैं। मुख्यमंत्री जी से और राज्यपाल जी से भी अनुरोध करती हूँ मेरा कि जो भी मुझे ये सम्मान और ये मेडल और सर्टिफिकेट दिए गए हैं, वो सब मैं उनको वापस करना चाहती हूँ, क्योंकि इन सम्मानों का क्या औचित्य जहाँ मेरी निजी सम्मान ही ना हो। ऐसे सम्मानों का क्या औचित्य जहाँ पर मुझे शोषण किया जाए, मेरे ऊपर अत्याचार किया जाए, मेरे साथ यौन शोषण किया जाए। आपने अनीसा को सुना, और अनीसा के लिए हम इनसे लिखेंगे पढ़ेंगे। और क्यों नहीं सूचना दे रहे हो जी, क्या दिक्कत है? राइट टू इन्फॉर्मेशन और फंडामेंटल राइट, यह हमारा मौलिक अधिकार है। आप ऐसे नहीं कह सकते कि हम सूचना नहीं देंगे। आपको यही लग रहा होगा ना कि केंद्रीय सूचना आयोग में यह बेटी जाएगी कैसे, आपको यही लग रहा होगा ना, लेकिन कल यह विषय इतना बड़ा होगा, यह विषय प्रधानमंत्री जी के यहाँ भी जाएगा, और आपकी ऐसी की तैसी हो जाएगी, समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। बताओ ना क्या किया इसने, कौन सा आचरण हीनता का, कौन सा इन्होंने ऐसा किया है जिससे आपके सम्मान में बट्टा लग रहा है। ऐसी बहादुर बिटिया को 21,900 कुछ रुपए वेतन दे रहे हो, उसमें भी 500 रुपए काट रहे हो, कहीं मौलिक सुविधाएं नहीं है, 8 घंटे का शौचालय नहीं है, शर्म नहीं लग रही है? मालवीय जी के इस बगिया में ऐसे कलंकित लोग होंगे, इस देश का होगा क्या? दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडे से। आज अनीसा बेटी के साथ और पूरे मामले को मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर के उचित माध्यम तक संदर्भित करता हूं, और ऐसे मामले पर चुप नहीं रहा जा सकता। विनम्रता के साथ हमारा नमस्कार स्वीकार करें। धन्यवाद।